खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां, वो है जहां, लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और आज हमारे साथ तेजस्विनी में एक ऐसी महिला जुड़ रही हैं जिन्हें देश आज सलाम कर रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के माध्यम से। भारतीय सिने जगत में उन्होंने अपनी अलग पहचान उस क्षेत्र में बनाई है जिसमें अमूमन ज़्यादा तवज्जो दी नहीं जाती रही है और महिलाएं तो इस क्षेत्र में कम ही दिखती हैं। हम बात कर रहे हैं राइटिंग की। स्क्रिप्ट राइटर हैं आप और बॉलीवुड में कई मशहूर फिल्मों में आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर चुकी हैं, लेकिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के मंच पर आपको गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है। हमारे आज की तेजस्विनी है जानी मानी स्क्रिप्ट राइटर उत्कर्षिणी वशिष्ठ। बेस्ट स्क्रीन प्ले सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का पुरस्कार फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के लिए एक नहीं दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने नाम करने वाली राइटर हैं उत्कर्षिणी वशिष्ठ। ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं मिस उत्कर्षिणी वशिष्ठ। आपको रजत कमल का सम्मान। लेखन में इस कदर रुचि थी कि टीवी चैनल का बड़ा पद और प्रमोशन छोड़कर फिल्म मेकिंग सीखने के लिए अमेरिका का रुख किया। डिग्री मिली लेकिन वापस भारत आई और मुंबई में संघर्ष शुरू कर दिया। फिल्मी दुनिया के काम को करीब से देखा समझा। जाने माने फिल्मकार संजय लीला भंसाली के साथ असिस्टेंट के तौर पर काम करने का मौका मिला तो काम को गहराई से समझा और फिर उन्हीं से फिल्मों के लिए स्क्रीन प्ले लिखना भी सीखा। कई प्रसिद्ध फिल्मों जैसे सरबजीत, गोलियों की रासलीला, रामलीला के लिए भी डायलॉग्स लिखे और उसके बाद उन्हें मिली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी जिसके लिए खूब मेहनत की, रिसर्च की और जब इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखे तो फिल्म फेयर, आईफा अवार्ड के साथ साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का सम्मान भी प्राप्त किया। फिल्मों में लेखन के माध्यम से अपनी पहचान बनाने वाली स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर उत्कर्षिणी वशिष्ठ हैं हमारी तेजस्विनी। तो ये करते हैं स्वागत उत्कर्षिणी का। बहुत बहुत स्वागत उत्कर्षिणी तेजस्विनी में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छा लगता है जब आपकी जैसी युवा महिलाएं इस तरीके से एक नाम कमा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। आपको डायलॉग राइटिंग के लिए और पटकथा लेखन अडैप्टेड के लिए पुरस्कार मिला है ना, तो इसी से शुरुआत करते हैं कि गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए ये लेखन का काम कहाँ से कैसे कब शुरू हुआ? संजय लीला भंसाली के साथ मिलकर आपको ये अवार्ड मिला है। जी कहानी तो बहुत लंबी है मगर जैसा आप कह रहे थे कि अगर सपने देखना शुरू कर दो तो फिर उन पर लगाम नहीं लगानी चाहिए। तो मैं मेरठ में शुरू हुई थी। मुझे भी मेरी सिंगल मदर ने पाला है तो हमेशा इस तरह था कि कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोचो मत मगर कि लिमिट्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, घुस जाओ। तो मैं तो सिंपल इधर नोएडा की रहने वाली, कोई हमारे परिवार में फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था। बस सोचते गए, आगे बढ़ते गए। एक दिन उठा के फ़ोन कर दिया संजय लीला भंसाली को। उन्हें फ़ोन किया मैंने। उन्हें अपने एक शो में जिस पे मैं क्रिएटिव डायरेक्टर थी, मैंने उन्हें एज अ जज बुलाया। वहीं से हम लोग का अच्छा एक कनेक्शन सेटअप हो गया। ये सोच के प्लानिंग के साथ किया गया था कि उनको बुलाऊं और करूं? बिल्कुल नहीं। मैं पहले टीवी में काम करती थी, बहुत साल टीवी में काम किया। उसके बाद में सोच लिया अब मुझे लिखना है, अब टीवी में और नहीं रुक सकती, मुझे लिखना है। किस तरह काम? एसोसिएट डायरेक्टर किस लेवल पे हैं? एक्चुअली मैं टीवी में क्रिएटिव हेड थी। प्रोग्रामिंग मुझे वीपी प्रोग्रामिंग बनाया गया जी टीवी में और उस दिन मैंने इस्तीफ़ा दे दिया कि अगर मैंने अब ये नौकरी ले ली तो फिर वीपी, सीनियर वीपी, फिर उसी में मैं घुस जाऊंगी। जितना पैसा कमाया था लिया, फिल्म स्कूल को दिया कि मुझे, हम हिंदुस्तानी और हमको जब तक कोई सर्टिफिकेट नहीं देता तब तक हमें यकीन नहीं होता कि हमको काम नहीं आता। वहाँ मुझे बोलते तुम इतने साल काम करके आ रहे हो। मैंने कहा नहीं, आप मुझे सर्टिफिकेट दे दो कि मुझे काम आता है तो मुझे विश्वास हो जाएगा। ये सर्टिफिकेट किस कोर्स के लिए था? मैंने फिल्म मेकिंग में यूएस जाके
जितना कमाया था सब दे के आ गए कि मुझे एक सर्टिफिकेट दे दीजिए। वापस आई, फिल्म इंडस्ट्री में घुसना इतना आसान नहीं है, स्ट्रगल कर रही थी बॉम्बे में, वापस ऑफ़र आया कि एक क्लास टीवी शो, तो सोच के कि आखिरी टीवी शो है, किया मैंने, और उसमें एज अ जज मैंने संजय सर को अप्रोच किया, वो आ गए और तब से हमारा कनेक्शन हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस की, चलो अब तो मेरे साथ काम करो, मेरा टीवी डिपार्टमेंट संभालो। मैंने कहा सर मुझे टीवी नहीं करना, मैं लिखना चाहती हूँ। अच्छा लिखेगी, ये ले बुक, इसमें ये स्टोरी है गंगूबाई की, पढ़ के और बता क्या लगता है तुझे। मैंने स्टोरी पढ़ी, मैंने पूरी बुक पढ़ ली, आके उनसे पूछा कि आपने ये स्टोरी क्यों चूज़ करी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तू मुझे बता, घर जा 3 दिन ले 10 सीन लिख के ला। मैं बिल्कुल 3 दिन में सोई नहीं, बहुत रिसर्च की, बहुत पढ़ा, मतलब आत्मा हिल गई उस टॉपिक पे रिसर्च करते हुए। और जो आज गंगूबाई का पहला सीन है वो पहली चीज़ थी जो मैंने लिखी थी 11 साल पहले, वही रिसर्च पे, नथ उतारने की जो सेरेमनी होती है उस पर लिख के मैं लाई। संजय सर ने पढ़ा, उनकी आँख में आंसू आ गए। उन्होंने बोला कि बेटा मैं, तू मेरी बहुत फेवरेट है, और जब तूने कहा कि राइटर बनना है तो मैंने सोचा आ गई एक और राइटर बनने के लिए। अच्छा। मैंने कहा कि चलो तेरे को बोलता हूँ जा लिख के आ, तू आएगी कुछ लिख के, मैं बोलूँगी हाँ अच्छा है लेकिन तुमको कुछ साल और मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, फिर वापस तुझे अपने टीवी डिपार्टमेंट में घुसा दूंगा, बट तू तो लिख सकती है, तो जा अब हर 3 दिन बाद मेरे लिए 10 सीन लेके आ। तो ऐसा करके हमने 1 महीने में पहला ड्राफ्ट कंप्लीट कर दिया। पूरी फिल्म का पहला ड्राफ्ट 1 महीने में तैयार। 1 महीने में। तो ये बेसिकली एक अडेप्टेड स्क्रीन प्ले है ना, तो आपने अभी तक कुछ वो कहते हैं ना ओरिजिनल वर्क, ऐसा भी कुछ किया है? जी सरबजीत भी एक बायोग्राफी थी, वो ओरिजिनल थी, उसमें भी बहुत रिसर्च था, बट कुछ ऐसा हुआ है कि मेरे पास में हमेशा रियल स्टोरीज ही आती हैं। नो जिन लोगों, मतलब रियल लाइफ हीरोज़ की ही स्टोरीज आती हैं, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है क्योंकि ये आपकी कल्पना का कैरेक्टर नहीं है। बिल्कुल, उसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी इस इंसान का घर है, परिवार है, इसको जानने वाले लोग हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो लगता है कि चलो ऊपर वाला सोच रहा है मैं ये कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ। सरबजीत की स्टोरी भी बहुत दिल को छूने वाली थी, वो भी बहुत एक मुश्किल थी। लेकिन आपने जो रामलीला फिल्म की है वो फिक्शन था। हाँ जी, रामलीला, एक्चुअली रामलीला हमारा अडेप्टेशन था रोमियो जूलियट को, हमने इंडियन परिवेश में पूरा किया था। तो पर उसमें मैं एसोसिएट डायरेक्टर की तरह थी क्योंकि मुझे संजय सर ने कहा कि एज अ राइटर बहुत ज़रूरी है कि आप सेट पे हो, तो आप समझ पाते हो कि जो आपने लिखा है वो स्क्रीन पे कैसे ट्रांसलेट हो रहा है। पूरा डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट उसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सेट डिज़ाइनर, आपने जैसे मैंने गंगूबाई में लिखा कि दीवारों पे भगवान के पोस्टर लगे हुए हैं, अगरबत्तियाँ हैं, वो जो भी काम करे लेकिन उनकी श्रद्धा है, इज्जत से करे, काम शुरू करने से पहले पूजा करती है, तो छोटा सा श्राइन है। अब उसको सेट डायरेक्टर कैसे उसी परिवेश में, एक गंदा परिवेश है लेकिन उसमें किस खूबसूरती से ला रहे हैं, सो ये सब मैंने सेट पे काम शॉर्ट्स करके, में ये उनको हाईलाइट भी किया गया है, जो आपने लिखा उन चीज़ों को हाईलाइट किया तो गया। ये देखा मैंने, ये सब रामलीला पे सीखा, तो ये सब कुछ अब मैं अपनी राइटिंग में डाल पाती हूँ कि हम तो लाइन लिख देते हैं बट वो एक्टर कैसे परफॉर्म कर पाएगा, ये मूवमेंट कैसे होगी सेट पे। तो वो आई थिंक मेरी मैंने ये वो जो 250 दिन रामलीला पे सेट पे बिताए, 1.5 साल उस पर जो काम किया, बेस्ट टाइम स्पेंड। मतलब वो एक तो भंसाली जी यूनिवर्सिटी है सिनेमा की, जो मैं अमेरिका में पैसे दे के आई हूँ तो बस गए, लेकिन उनसे जो सीखा सेट पे वो कमाल था, और बहुत अच्छे हमारे पास एक्टर्स थे, उनसे जो सीखा। तो अब मुझे ऐसा फील होता है कि वो राइटिंग में आ रहा है, राइटिंग और रिचर होती जा रही है, और फिर लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाती है। ये बात सही कही आपने, लेकिन मतलब ये एक नया चीज़ है जो हम भी समझ रहे हैं कि फिल्मों के लिए अगर लिखना है तो आपको सेट पे टाइम देना है, समझना है, सीखना है, उसके बाद उसको आप लिखते हैं। क्योंकि अभी तक हम ये सोचते आए हैं कि जैसे हम फिल्मों में भी देखते आए हैं कि आपने घर बैठ के अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार की और आप डायरेक्टर के पास लेकर गए कि ये लीजिए मेरी स्क्रिप्ट, इस पे आप फिल्म बनाइए। ऐसा होता है वास्तव में आजकल भी? ऐसा काफ़ी लोग ऐसा ही करते हैं, बट शायद इसी वजह से जो कुछ हमारे टॉप डायरेक्टर्स हैं उनका काम इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उनके पास जो राइटर्स हैं वो समझ के आते हैं, काफ़ी उन्हें असिस्टेंट्स की तरह काम किया हुआ है सेट पे, कि एक बार आप
उस परिवेश में आ गए, आपने सब कुछ देख लिया, तो आप उसको अब्जॉर्ब करना सीख जाते हैं। तो ये एक यानी मतलब मैं एक तो कमरे में टेबल पर बैठ के लिखी हुई कहानी और एक फिल्मी दुनिया में उस कैरेक्टर्स के बीच में जीते हुए अपनी एक अगली कहानी को सोचना करना, शायद ये फर्क दिखता है। हाँ, मतलब बार बार करने की जरूरत नहीं होती, एक बार आप समझ गए हैं उसको तो फिर वो आपकी राइटिंग में, तो मैं हर जो भी मेरे पास में कोई आता है कि मैं राइटर बना, मैं उसको ये बोलती हूँ किसी भी तरीके से एक बार सेट पे पहुँच जाओ, इंटर्न का काम करो, असिस्टेंट का काम करो, एक बार सेट पे पहुँच जाओ, आप बहुत कुछ सीखोगे, कमरे में बैठ के नहीं सीख पाओगे। उसके बाद अब मैं जैसे 3-3 महीने फिर मैं कमरा बंद करके लिख लेती हूँ, वो होता है। अब आइडिया है, अब जैसे एक मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, 1000 साल पुरानी कहानी है, उसके लिए तो मैं रिसर्च भी नहीं कर सकती, कहीं जा भी नहीं सकती, तो उसमें तो मुझे बिल्कुल अपनी कल्पना में ही घुसना है, खुद को इमेजिन ही करना है कि मैं वहाँ पर हूँ। तो राइटिंग बहुत ही बोलते हैं ना लोनली प्रोफेशन है, और हम जैसे थोड़े आलसी लोगों के लिए कि तैयार ना होना पड़े, सुबह मेहनत ना करनी पड़े, पजामा पहन के भी हम लिख सकते हैं। मतलब रम जाना है, बस अपने सोच में रम जाना है। पूरा से कहते हैं ना ऑल कंज्यूमिंग है, मेरे दिमाग में किसी भी टाइम पे 10 लोग बातें कर रहे होते हैं तो मेरे कैरेक्टर्स हमेशा मेरे सर में बातें कर रहे हैं। ये मैं एक सवाल सोच रही थी आपसे पूछने को और आपने इसका जवाब दे ही दिया, क्योंकि जैसे चलिए आप तो बहुत बड़े स्तर पे काम करते हैं, लेकिन किसी भी एक विषय के ऊपर अगर मुझे भी कुछ काम करना है तो मैं वो जहन में एक बैक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में रहता है, कोई सोच, कोई विचार, क्या शॉट, कैसे ओपन, कैसे वो घूमता रहता है। मेरे को लगता है ऐसा ही कुछ आपके साथ भी है हमेशा। और राइटर का एक जो एक सबसे बड़ा एक हथियार होता है ना, गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स। मैं हमेशा ऑब्जर्व कर रही होती हूँ, आपको नहीं मतलब कुछ भी। अभी यहाँ आने तक में मैंने कुछ 5 तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए, उनको ऑब्जर्व किया कि कहाँ यूज़ किया, जैसे किसी का फ़ोन आंसर करने का ही तरीका वो अच्छा लग गया तो एक कैरेक्टर को आप दे सकते हो। इससे आपकी कहानियाँ फिर ना आपकी कैरेक्टर्स वन डायमेंशनल नहीं होते हैं कि आप पूरी लाइफ से ले रहे हो। और मैं हमेशा लाइफ में ऐसे सोचती थी कि ना हम बॉम्बे जाते हैं, हम देखते हैं एक अलग दुनिया है, हम लोग इसकी बात करते हैं स्टार किड्स ये वो। मुझे लगता है कि अच्छा है कि मैंने अपना बचपन एक कमरे के घर में बिताया है। हमारे घर में गाय के पास ज़्यादा जगह थी हमारे पास कम थी, तो मम्मी अकेली थी, तो सब मुश्किल लाइफ थी। डीटीसी की बसेस में ट्रैवल किया है, सब कुछ किया है। मुझे लगता है बट ये बहुत यूज़फुल रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं हर तबके के लोगों को समझ सकती हूँ, हर लेवल पे जाके बात कर सकती हूँ, उनकी कहानी ले सकती हूँ। तो कोई भी नया इंसान इस प्रोफेशन में घुस रहा है, मैं उसको बोलती हूँ जाओ, बाहर जाओ, ऑब्जर्व करो लाइफ पे, पार्क में जाके बैठ जाओ, लोगों को देखो। शादी में भी जा रहे हो ना तो आप काम कर रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली कैरेक्टर्स, यानी आपकी ऑब्जर्वेशन लगातार चलती रहती है, और ये जो जिंदगी के अनुभव, आपके ऑब्जर्वेशन का जो ज्ञान आता है, ये आपके चरित्रों को गढ़ता चला जाता है जब आप किसी कहानी को लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर उत्कर्षिनी आपके साथ बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हमारी मेहमान हैं बॉलीवुड की जानी मानी राइटर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित उत्कर्षिनी वशिष्ठ। उत्कर्षिनी, एक लेखिका के तौर पर अब चूंकि आप खुद फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आप ये मानते हैं कि अब वक्त के साथ साथ अब वो दौर बदल गया है और अब आजकल कहानियों में हीरो हीरोइन के साथ एक मेन हीरो जो है वो कहानी बन गई है। कितनी इम्पोर्टेंस अब कहानी को मिलने लगी है? मैं आपको एक अपने गंगूबाई के ही एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मैंने कहानी लिखी थी स्क्रीन प्ले 2011 में। उस वक्त ये फिल्म बन नहीं पाई क्योंकि सबको लग रहा था कि एक
हीरोइन की फिल्म कैसे चलेगी। मतलब आपने गंगूबाई का ही स्क्रीन पे लिखा जी, था, जी। इसी की कहानी लिखी थी? स्क्रीन प्ले ये मेरा Screenplay? 2011 में लिखा गया था। संजय सर और मैंने, मतलब हम लोगों ने दोनों ने मिलके ये प्रोजेक्ट 2011 में किया था। तो जो मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने 28 दिन में लिखा, नवंबर 2011 में हमारा स्क्रीन प्ले कंप्लीट हुआ था। उस वक्त हमें पिक्चर नहीं बना पाए क्योंकि वक्त ऐसा था कि कौन देखेगा एक औरत की कहानी, एक वुमन कैसे स्टोरी लीड कर सकती है, बजट पैसा कौन लगाएगा, टाइम सही नहीं है, पिक्चर नहीं चल पाएगी। लेकिन आज आप देखिए 10 साल बाद वही पिक्चर को कितना अप्रिशिएशन मिल रहा है। सो मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ उन सब लोगों की जिन्होंने हमसे पहले ये फिल्में, विमेन सेंट्रिक फिल्में बनाई, जो बाहर आनी शुरू हुई, कि हमारे लिए भी माहौल बदला। कि आज अगर हम बोलते हैं कि फिल्म में लीड कौन है, अब हम ये नहीं पूछते हीरो कौन है, अब हम पूछते लीड कौन है। कि आलिया भट्ट है, विद्या बालन है, और पिक्चर चलती है, लोग आते हैं देखने के लिए। अब आप देखिए OMG 2 आई है, उसमें कौन है लीड? पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को हम पहले कैरेक्टर एक्टर बोलते हैं, तो उसमें कहानी किंग है, कहानी आगे बढ़ी है। तो हमारी ऑडियंस भी मैच्योर हुई है। हम लोग हमेशा ये बोलते थे कि ऑडियंस तैयार नहीं है, नहीं, ऑडियंस तैयार है, हमारे में कन्विक्शन कम था। और अब क्योंकि ऑडियंस हमको रिटर्न्स दे रही है कि हम कहानी सेंट्रिक फिल्में आगे ला रहे हैं, तो ऑडियंस भी आ रही है देखने के लिए और हमको वो उत्साह मिल रहा है, तो ऐसे अब और आएंगी। तो जैसे अभी हाल फिलहाल हम जैसे गंगूबाई की बात हो रही है, इसी तरीके से हमने देखे मैरी कॉम आई, नीरजा आई, ऐसी कई फिल्में आई हैं। सर्वजीत आपने खुद लिखा है, लेकिन इन फिल्मों के अंदर महिला कैरेक्टर्स मेन रहे हैं, यानी विमेन सेंट्रिक फिल्में रही हैं ये, और बहुत सारी अब आपने जैसे बताया चल रही हैं ये फिल्में। लेकिन क्या ये मात्र एक ट्रेंड है या फिर बॉलीवुड में एक बदलाव आ गया है और बॉलीवुड अब तैयार हो चुका है इस तरीके के बदलाव? मुझे लगता है कि बदलाव आ गया है, क्योंकि अगर आप इस वक्त आलिया भट्ट की डेट्स लेने जाएं तो आपको 3 साल तक कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बदलाव हमारी इंडस्ट्री में आ गया है। ऑफ कोर्स एक्शन फिल्में हमेशा चलती हैं, वो लार्जर ऑडियंसेस की वजह से, वो बिजनेस है, एक फॉर्मूला फिल्म्स चलेंगी, वो एक है बिजनेस, लेकिन ऑडियंस अब तैयार है। अब वो टाइम नहीं रहा कि श्याम बेनेगल जी और दीप्ति नावल और साई परांजपे वगैरह छोटी फिल्में बनाते थे, हम सिर्फ शाकुंतलम में जाके देख पाते थे या दूरदर्शन पे देख पाते थे। अब इनको थिएटर स्क्रीनिंग्स भी मिलती हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स भी, पूरे एक इको जो सिस्टम होता है वो तैयार है। लेकिन इको सिस्टम से एक बात, राइटर्स के लिए भी एक इको सिस्टम होना चाहिए। विदेश में आप तो पढ़कर आई हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा ये एक इको सिस्टम होता है, राइटर्स के भी एजेंट्स होते हैं। जी। लेकिन यहाँ पर वो इको सिस्टम किस स्तर तक, क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? तो मैं आपको काफ़ी मतलब एक इंटरेस्टिंग बात होती है। अब मैं US में रहती हूँ पिछले 5-6 साल से। मेरा ऐसा ही, मैं भगवान ने कई जगह का दाना पानी लिखा है, तो बहुत जगह रह चुकी हूँ। तो वहाँ मैं दोनों साइड का बिजनेस देख रही हूँ। मैं रहती वहाँ हूँ, लेकिन काम मेरा पूरा 100% इंडिया में है। तो इंडिया में मेरे पास में अब मैनेजर हैं, 3 साल से हैं, और वो एक अमेरिकन है जो इंडिया आया। उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो राइटर्स के लिए रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, और उन्होंने अपनी एजेंसी खोली है, और मेरे जैसे बहुत राइटर्स उनके क्लाइंट्स हैं अब। तो उनका देखी जो एजेंसी सिर्फ एक्टर्स को रिप्रेजेंट करती थी, वो भी अब राइटर्स ले रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा बदलाव। जी, बहुत अच्छा बदलाव है। वो इधर ही आके सेटल हो गए, उन्होंने एक हिंदुस्तानी लड़की से शादी कर ली कि भाई इंडिया ही है, यहीं पे बदलाव लाना है, यहीं चेंज करना है। तो इससे काफी सपोर्ट फील होता है। लेकिन उत्कर्षणी, एक तो होता है ना कि आप डायरेक्टर ने आपको बोला मुझे कुछ ऐसी कहानी चाहिए, या रियल लाइफ स्टोरी जो ऑलरेडी हो चुके हैं, घट चुके हैं, आपने उनको एक स्क्रीन प्ले में डाल दिया। लेकिन कहाँ तक आज हम इस बात के लिए भी तैयार है इंडस्ट्री की आप जैसी राइटर्स अपनी कहानी लिखें और फिर दूसरे को कन्विंस भी कर सके कि आप इस पर फिल्म बनाइए, पैसा लगाइए? ऐसा टाइम भी है, मतलब इतना आसान अभी नहीं हुआ है कि मैं बोलूं कि हो गया। मैं भी थोड़ा सेफ्टी की तरफ जाती हूँ, मैं भी वेट करती हूँ कि आप लेके आ जाओ प्रोजेक्ट, क्योंकि आप कन्विंस्ड हो पैसा लगाने को उस पर, तो मैं लिख देती हूँ। बट हाँ, मुझे भी इसमें मुझे भी पहल करनी चाहिए कि मैं अपना स्क्रीन प्ले लेके जाऊँ, मैंने लिखा है और आप इस पे पैसा लगाओ। आई थिंक हो सकता है कि अब मैं लेके निकलूँ मार्केट में, रेडी हो। और देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आजकल बहुत सारे ऐसे स्टूडियोज़ हैं। इस वक्त मैं जो 3 प्रोजेक्ट कर रही हूँ, तीनों के मेरे प्रोड्यूसर, स्टूडियो हेड्स महिलाएं हैं। अच्छा। तो जो बहुत अच्छा मुझे फील होता है कि, और
क्या है ना कि अगर महिलाएं ऐसी पोजीशंस पे होंगी तो वो हमारा साइड भी समझे। जब सिर्फ मेल्स होते हैं वो नहीं समझते कि हमारे बच्चे हैं, कभी बच्चों की भी ज़रूरतें आ जाती है। अगर मेरी बॉस भी एक महिला है, उसको भी पता है कि उसका छोटा बच्चा कभी किसी दिन सुबह बच्चे ने तंग किया तो आप कॉल पे नहीं आ सकते, आप मीटिंग नहीं कर सकते। तो एक वर्क लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई है, का माहौल बदलता है, मुझे लगता है वो विमेन फ्रेंडली जी एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है ना। किसकी किताबें पढ़ना, किस तरह की पुस्तकें पढ़ना पसंद है आपको? क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि जो राइटर्स की क्रिएटिविटी है वो बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि किस तरीके की पुस्तकें आप पढ़ना चाहते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं ये हर एक को बोलती हूँ जो इस फील्ड में घुसना चाहता है कि अ गुड राइटर हैज़ टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड रीडर। तो मुझे बचपन से ही मेरे पास हमेशा 3 या 4 लाइब्रेरी की मेंबरशिप रही, BC रॉय, अमेरिकन काउंसिल, ब्रिटिश काउंसिल, साहित्य अकादमी। तो बहुत बुक्स पढ़ी है मैंने, प्रेमचंद से लेके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तक सब कुछ पढ़ा है। तो आई रीड एवरीथिंग, अगर वो लिखा हुआ है तो मैं पढ़ूंगी उसको। अब कौन से ऐसे आपके लिए ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर उत्कर्षिनी एक लेखिका के तौर पर चाहती है कि इन विषयों पर फिल्में बननी चाहिए? मतलब लंबी फेहरिस्त बहुत कुछ है, बहुत कुछ है कि ख़त्म नहीं होने चाहिए टॉपिक। आज पर हर चीज़ पे बना सकती हूँ। अभी मैं आपका बाहर न्यूज़ रूम देख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं इन सब कितना अच्छा मिक्स है बाहर, इन सब की मैं कहानी कहना चाहती हूँ कि पहली बार इस ऑफिस में से, ये दूरदर्शन है, हमारी कंट्री का पायनियर स्टेट ब्रॉडकास्टर है, इस पे कहानी लिखना चाहती हूँ मैं। जो आप लोग पहले, सबसे पहले न्यूज़ रीडर्स आए इस फील्ड में, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप जो काम कर रही हैं, परिवार है, आप रोज़ कंट्री को फेस करती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। आई फील वेरी मोटिवेटेड कि ऐसा कुछ करना चाहिए। इंस्पिरेशन तो हर जगह है। क्या बात है, यानी बहुत कुछ है जो आप करना चाहती हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप ये अपनी उम्मीदों को आगे बढ़ाएं, ज़रूर कुछ लिखती रहें। लेकिन अंत में एक सवाल, आप जब गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए काम कर रही थी तो सबसे बेहतरीन पार्ट, क्योंकि आपने तो पूरा स्क्रीन प्ले लिखा है, सबसे बेहतरीन पार्ट कौन सा था जो आपको एक पर्सन के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर प्रभावित कर गया? काफ़ी कुछ था, लेकिन एक जो चीज़ हम लोग को, मुझे और संजय सर दोनों को एक कहानी में बिल्कुल हमारे दिल को छू गई हुई थी कि उसको लाइफ ने, गंगूबाई को लाइफ ने बिल्कुल धक्का दे के नीचे गिरा दिया। आप ये सोचोगे कि अब आप हार गए, लेकिन उसने बोला कि ठीक है ना, मैं इस हार में जीत ढूंढ के दिखाऊंगी। वो जो एक फीलिंग थी उसकी कि मैं यहाँ खड़ी होंगी और मैं यहाँ की बॉस बनूंगी, मगर बॉस बनूंगी, वो एक फीलिंग की। और वो हर एक को मेरे ख्याल से एक बात छू गई कि अगर आपको, जैसे कहते हैं ना सोसाइटी, अंडरडॉग, कुछ मायने नहीं रखता। आप जहाँ हो, जिस जगह पर हो, कितना भी आप खुद को छोटा महसूस करो, आप वहाँ भी खड़े हो सकते हो और बॉस बन सकते हो। जी, बहुत बेहतरीन संदेश ये फिल्म दे रही है जिसको आपने हमारे सामने रखा। और चलते हमारे उन युवा दर्शकों के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे, कोई टिप देना चाहेंगे, कोई मंत्र, कि अगर वो लेखक बनना चाहते हैं, अगर वो भी इंडस्ट्री में एक स्क्रीन प्ले राइटर बनना चाहते हैं, डायलॉग राइटर बनना चाहते हैं, तो एक चीज़ जिसका उनको बहुत ध्यान रखना है? बस आपके आसपास जो कुछ हो रहा है उसे हमेशा ऑब्जर्व करते रहें। अपने माइंड को एक खुला पेज बना लीजिए, उसमें सब कुछ डालते जाइए। आप जिससे मिल रहे हैं, हर इंसान इंटरेस्टिंग है, ये बात आप याद रखिए। आप जिससे मिल रहे हैं, कोई भी इंसान बोरिंग नहीं हो, उसके पीछे कहानी है। हर इंसान एक लाइफ स्टोरी लेके चल रहा है, उसको ऑब्जर्व कीजिए और किसी भी तरह से एक पिक्चर के सेट पे या कहीं के सेट पे पहुंच जाइए। और कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है, आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, ऑब्जर्व बहुत करना पड़ेगा, बाकी अगर आपके लिए लिखा है तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। यानी मेहनत करते रहना पड़ेगा और तरह तरह की सही दिशा में मेहनत करना ज़रूरी है। और आपने अपने उदाहरण से ये ज़रूर हमारे दर्शकों के सामने स्पष्ट कर दिया उत्कर्षिनी की कैसे आप ये इंडस्ट्री देखने में हम एक माया नगरी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे काम ज़मीन पर ही होता है, उसी के साथ जुड़ना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई एक बार फिर पुरस्कार के लिए। उम्मीद करते हैं बहुत सारे पुरस्कार ऐसे आपको अच्छी लेखनी के लिए आगे भी मिलते रहे। ऐसे मुंह से निकलते कि अगली बार जब आएंगे तो फिर चलो, इस वक्त मुंह में शायद सरस्वती बैठी हो। पर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ हमारे आज की मेहमान उत्कर्षिनी विशिष्ट, भारतीय सिनेमा की लेखिका। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी तेजस्विनी.dd@gmail.com।
तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तेजस्विनी, तेजस्विनी।